तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम ये पूरा पढ़ चुके थे कि ट्रायल बैलेंस को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे। थोड़ा सा इस स्लाइड में ट्रायल बैलेंस स्पेलिंग को माइंड अप मत करिएगा। तो सो कॉल्ड ट्रायल बैलेंस में आप 5 चीजें लिखते थे: असेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। लॉजिक इज अंडरस्टूड, वेल क्लियर, पक्का। अब आप असेट, कैपिटल, लायबिलिटी को तो बैलेंस शीट में लिखेंगे। एक्सपेंस और इनकम के दो दो क्लासिफिकेशन थे। वन वाज कॉल्ड एज डायरेक्ट, अनदर वाज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट। जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज दोज व्हिच आर इनकर्ड टिल बाइंग ऑफ गुड्स। गुड्स की बाइंग तक आपने जो भी पैसा खर्च किया, इट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी गुड। एंड दे अपीयर इन ट्रेडिंग अकाउंट। सिमिलरली जो भी एक्सपेंसेस आपने गुड्स की बाइंग के बाद खर्च किए, दे आर कॉल्ड एज indirect, divided in how many categories? 4. One is called as operating expense. बिजनेस की एक्टिविटीज के बढ़ने से जो एक्सपेंस बढ़े और बिजनेस की एक्टिविटीज के घटने से जो एक्सपेंस घटे, इट इज ऑपरेटिंग। बिजनेस बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, एक्सपेंसेस का मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, इट इज नोन एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लाइक बैंक चार्जेस हो गए, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, चेकबुक चार्जेस हो गए, इन्हें आप फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बोलते हैं। whereas operating में you have office and administrative and selling and distribution. Items like depreciation and loss on sale of asset, loss तो है, profit को reduce तो करेगा, but cash outflow नहीं होगा. This is called as what? Non-cash items. And thereafter saving profit for future will be called as appropriation. खोपड़े में बात गई। Similarly, incomes की भी दो categories होती हैं. One is called as direct, other is called as indirect. Direct expenses की तरह ही डायरेक्ट इनकम्स भी वो इनकम्स होती हैं विच आर सो कॉल्ड द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। मान लीजिए आपने एक स्कूल सेटअप कर लिया, तो बच्चों से फीस मिलना आपकी डायरेक्ट इनकम हो गई। आपने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया, व्हाट्सएवर गुड्स यू आर सेलिंग, व्हाट्सएवर मनी यू आर रिसीविंग और यू विल बी रिसीविंग, दैट विल बी कॉल्ड एज योर डायरेक्ट इनकम। Apart from this, whatsoever income you happen to get is known as indirect. Could be called as operating income like discount received. It could be non-operating income like rent received, commission received, interest received, dividend received, वगैरह वगैरह वगैरह। And gains like profit on sale of assets. इतनी बात सबको समझ में आ गई? So जितने भी direct incomes और direct expenses होंगे बच्चों, they will appear in a trading account. Direct expenses on the debit and direct incomes on the credit. और जो इनडायरेक्ट वंस हैं, दे विल अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, देयर आफ्टर हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी सीखा था, एक बार आपके सामने फिर से है। ये 4 बातों का ख्याल आपको रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड पे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। एंड देन ऑन द डेबिट साइड वी राइट व्हाट इज कॉल्ड एज ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली। गॉट इट क्लियर? वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, कार्टेज, रॉयल्टी हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी, टिल बाइंग। बस वर्ड दिमाग में एक क्लियर रखना है, टिल बाइंग जो भी खर्चा हो रहा है दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। डेबिट शॉर्ट है तो वी कॉल इट एज ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट शॉर्ट है तो वी कॉल इट एज ग्रॉस लॉस। ये 5 बातें सबको याद रहेंगी। तो फिर से सुन लीजिए, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये जादू का हाथ बन गया ना। और उसके बाद आपको लिखने हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। खोपड़े में बात गई? चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। आपको यहाँ पे एक प्रिंसिपल मिलेगा फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बट पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वील बी कमिंग डाउन टू दिस प्रिंसिपल। सो सबको स्क्रीन पे बच्चों एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मिल गया सबको? तो वेरी क्विकली अपनी क्लास वर्क कॉपी में एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, पेज को सेंटर फोल्ड करके, सुपर क्विकली चिल्ड्रन। तो सेंटर फोल्ड द पेज चिल्ड्रन, पुट द हेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। क्वेश्चन में डेट ऑलरेडी लिखी हुई है। स्टार्टिंग में तो क्वेश्चंस में आपको वही एक्सपेंसेस मिलेंगे विच आर परफेक्टली टू अपीयर इन ट्रेडिंग अकाउंट, कोई आलतू फालतू एक्सपेंस नहीं मिलेगा। धीरे धीरे ऐसे लिस्ट आपके दिमाग में बैठती रहेगी। तो बात याद रखिएगा सब लोग, इन बातों को याद रखना है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, देन परचेज माइनस परचेज रिटर्न, क्रेडिट में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक, फॉलोड बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट। फॉर्मेट बन गया सबका? चलिए, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, एज आई हैव सेड। वेरी गुड। सो एवरीबडी इज सपोज टू राइट विद मी। ओपनिंग स्टॉक टिक जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएवर आइटम्स यू आर पुटिंग हियर एंड आफ्टर।
1,70,000 चिल्ड्रन. इसके बाद what have been told to write? Purchase minus purchase return. So the value of purchase is 1 lakh less purchase return 10,000. It's 90 children. Credit side, what have been told to write? Sales minus sales return. So we'll put sales 2,50,000. And what is the amount of sales return, children? 20,000. Please don't by mistake write buy sales return. Buy शब्द यहाँ इस्तेमाल नहीं होता सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के केस में. बाकी सब जगह तो लिखेंगे आप. It's 2,30,000. And then what you people have been instructed to do? Closing stock. The value is 1,60,000. यहां तक सबको समझ में आ गया? Update quickly children. चलिए. Now we find wages and carriage inward. तो भाई wages का मतलब जो मजदूरियां अपने वर्कर्स को देते हैं तो it is related with buying only. And carriage inward मतलब goods खरीदने का expense. So both are categorized as direct expenses. Hence both should appear on the debit side of trading account. So we'll write wages and then we'll write what is called as carriage inward. 20,000. Understood this much, everybody? चलिए. So children, credit total is 390. और देखने से ही पता लग रहा है कि डेबिट ही शॉर्ट आएगा. Debit is children 170 plus 90 is 260. 260 plus 50 is 310. 310 plus 20 is 330. Please don't write the debit side total anywhere. So 330 is the debit total and 390 is the credit total. Which side sounds to be short? Debit side. By rupees 60,000. And this is known as gross profit of the business, which will be further transferred to profit and loss account. So people understood how to prepare trading account, children? Pakka? Chaliye, very quickly completed. Chaliye. Next, you'll find question number 2, children, which says prepare a trading account of Mr. Vasu from the following. मिल गया सबको? चलिए, again draw the format. अपनी क्लास कॉपी में children again draw the format of trading account and let's do this question. Center fold the page. Put the heading. Trading account for the year ending ... Children, do we see any date column in trading account format? No. तो आपके दिमाग में शायद ये query होगी. Why do we not have any date column in trading account? Logic is very simple, children. At the top only we write for the year ending 31st March or December, whatsoever it is. Therefore, date column is not required basically, because date is mentioned at the top itself. So we call it as Papa account, PAPA. Particulars amount known as Papa account. What it? Quickly do it. Chaliye. Let's start, children. Debit side, what do we write first and foremost, children? Opening stock. Very good. Make it to opening stock. The value is 500. Very good.
Then children, what do we write on the debit side? Two purchases account, less purchase return. Check out in the question, do we have anything like purchase return? No, sir. Not at all. So we'll be putting simply to purchase. So in my debit side, what two items we write first? Children, understood? What do we write on the credit side first and foremost? Buy sales less sales return. Check out. Do we have anything like sales return, children, in the question? No, we do not have anything like sales return in the question. What is the value of sales given? 3,600. After that, what do we write, children? Closing stock. Now, please do not consider closing stock as an income. The reason for writing closing stock is matching concept basically. How is it so? एक दो क्वेश्चन और कर लो फिर आपको बताता हूँ ये बात. डन एवरीबॉडी? तो बस ये चार बातें याद रखनी है आपको सबसे पहले, नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका गलत हो जाएगा. और ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों अगर आपने सीख लिया तो समझ लीजिए पूरा फाइनल अकाउंट्स इज सुपर इजी. ट्रेडिंग अकाउंट का ही बस कॉन्सेप्ट है, बाकी सब टाइम पास है पूरे चैप्टर में. तो डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड पे सेल्स लेस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक. चलिए अब बात आती है बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस की. रेडी एवरीबॉडी? सो व्हाट टू बी recorded next? To wages account. How much, children? 100. Very good. Then what? That's it? Yes, sir. Chaliye. So all the items known have been written. Credit total is coming how much, bachcho? 3,900. And debit total is coming 3,100. चलिए तो पहले तो दोनों साइड पे आप टोटल लिख लीजिए. Let us put the total. Below the total, if you want, you can draw double line. Else आगे चल के आपको बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चिल्ड्रन. तो वहां पे डबल लाइन आप ड्रॉ नहीं करेंगे बिकॉज एक साथ ही बनते हैं दोनों अकाउंट्स. तो वो पीएल के एंड में डबल लाइन ड्रॉ होगी. सो विच साइड इज शॉर्ट चिल्ड्रन? Debit side. By what amount? 800. So we call it as what? Gross profit transferred to profit and loss account. Debit पे शॉर्ट है तो 2 आएगा ना कि बाय. सही लिखे नहीं तो मार्क्स हो जाएंगे. टाटा बाय बाय. क्विकली डू इट. चलिए अब बच्चों एक प्रिंसिपल आपको नोट्स में लिखा हुआ मिला है जिसका एप्लीकेशन मैं आपको समझाता हूं. Which is known as principle for the valuation of closing stock. Got it? अब actually ये principle conservatism principle है, nothing else, which says stock is to be valued at cost price or market price whichever is lower. कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप पढ़ेंगे बच्चों तो इसको हम बेसिकली एलसीएम रूल के नाम से जानते हैं. एलसीएम रूल क्या होता है सर? एलसीएम रूल इज लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस. तो आज आप इसे पढ़ रहे हैं इन द नेम ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जिसका एप्लीकेशन है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होगी आपको वो कंसिडर करनी है. सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट गड़बड़ हो जाएगा. लेट्स सी हाउ. बात सबको नजर आ रही है बच्चों? बात नजर आ रही है सबको? जो सो रहे हैं उनको छोड़ के बाकी लोग बताएं, नजर आ रही है बात? चलिए कुछ बुढ़े लोग भी क्लास में, सीनियर सिटीजन जो बोल नहीं पाते एक्चुअली में. तो यहाँ पे मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको कितनी नजर आ रही है? वेरी गुड. अज्यूमिंग कि ये कॉस्ट प्राइस है
एंड मार्केट प्राइस इज 400 रुपीज। हाउ मच चिल्ड्रन? तो अगर मार्केट प्राइस 400 रुपीज हो जाए बच्चों, यहाँ पे 300 की बजाय मार्केट प्राइस इज हाउ मच? 400। लेट्स सी क्या डिफरेंसेस आएंगे। पहले तो ये जो आपका टोटल है ये इंस्टेड ऑफ 3900 क्या हो जाएगा? 4000। एक्सेलेंट आंसर। अब 4000 में जब आप उड़ाएंगे 3100 को तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा चिल्ड्रन? 900। मार्केट प्राइस का मतलब स्टॉक इतने में बाजार में बिक सकता है, अभी बिका तो नहीं ना। आई रिपीट चिल्ड्रन, मार्केट प्राइस मींस दिस इज द प्राइस एट विच गुड्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, बट क्या हमने इनको अभी बेचा है? नॉट एट ऑल। तो जब भाई बेचा ही नहीं, अननेसेसरी वैल्यू बढ़ा के रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट हैपेंस टू गो अप। क्या आपने ये 300 का सामान सही में बाजार में 400 में बेच दिया? नहीं बेचा। क्या आपको प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ। बट यहाँ पे तो आपका प्रॉफिट रियलिटी से 800 से थोड़ा सा ज्यादा आ गया, तो यू वुड बी रिक्वायर्ड टू पे मोर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। वुड यू लाइक टू पे टैक्स ऑन दैट प्रॉफिट विच यू हैव नॉट अर्नड प्रैक्टिकली? नॉट एट ऑल। हम पागल थोड़ा हम उस प्रॉफिट पे टैक्स देते जो हमने कभी कमाया ही ना हो। इसीलिए रूल बना है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होगी दैट शुड बी कंसिडर्ड सो दैट आवर प्रॉफिट शुड नॉट इन्फ्लेट। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। तो मैक्सिमम टाइम्स तो क्वेश्चन में आपको एक ही कॉस्ट प्राइस नजर आएगी, बट व्हेन बोथ आर गिवन यू आर गोइंग टू कंसिडर विच वन चिल्ड्रन? द लेस वन। तो ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया? वेयर कॉस्ट प्राइस इज लेस एंड मार्केट प्राइस इज मोर। तो मार्केट प्राइस लिखने से क्या गड़बड़ी होगी समझ गए? योर प्रॉफिट्स वुड इन्फ्लेट। तो क्या आप इस प्रॉफिट पे टैक्स देना चाहेंगे जो कभी कमाए नहीं? तो दिस इज द मिस्टेक बेसिकली। गॉट इट क्लियर? अगला एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कॉस्ट प्राइस को सो कॉल्ड 300 की जगह 300 ही रहने देंगे एंड मार्केट प्राइस को चिल्ड्रन कर देंगे व्हाट इज कॉल्ड एज 200। अब सर क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम ये है दैट आपका स्टॉक है तो 300 रुपए का जो बच गया, इफ यू गो टू द मार्केट यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट एट अ प्राइस मोर देन 200। 200 रुपए से ज्यादा में आप नहीं बेच पाएंगे। तो अगर बच्चों आपने यहाँ पे 300 लिखा है बट मैक्सिमम किस प्राइस पे बिकेगा ये? 200। व्हाट इज द टोटल कमिंग है? 39। दिस ट्रायो टोटल वाज 31। व्हाट वाज योर ग्रॉस प्रॉफिट कमिंग चिल्ड्रन? 800। तब जब आपने क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा? 300। मार्केट में एट मैक्स यू कैन सेल इट एट व्हाट प्राइस? जब बच्चों बाजार में 200 का ही बिकना है, उससे ज्यादा का बिकेगा ही नहीं, और आप यहाँ 300 रुपए लिख के बैठे हैं, तो अननेसेसरी यू हैव रिटन एक्सेस वैल्यू ऑफ योर स्टॉक जो कभी आपको मिलनी ही नहीं है बाजार में। क्या ये सही प्रिंसिपल है? नहीं। क्यों नहीं? ध्यान से सुनिए। क्योंकि भाई ये बिकेगा ही नहीं 200 से ऊपर में, और अगर आप 300 का लिख के बैठे हैं तो व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट कमिंग चिल्ड्रन? 800। बट जब ये बिकेगा ही 200 रुपए में, क्या आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तो अगर 200 यहां लिखें तो योर टोटल इज हाउ मच? 3800। डेबिट साइड में बच्चों 31 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 700। तो करेक्ट प्रॉफिट शुड बी कंसिडर्ड एज 700। वाई? बिकॉज एट मैक्स इन द मार्केट यू कैन सेल इट एट व्हाट प्राइस चिल्ड्रन? 200। और अगर आप यहाँ पे 300 लिखते हैं तो इट शोज कि आपने अपने प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ा लिया। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होगा यू शुड पुट दैट। आई रिपीट चिल्ड्रन, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होगा यू शुड पुट दैट बेसिकली। व्हाट इट? तो कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंगली ये रूल बना है, स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। समझ में आ गई बात? तो आपके पास नोट्स बुक में ये तो लिखा ही हुआ है, इसको एड ऑन कर लीजिए बच्चों। एलसीएम रूल, ये जब आप ग्रेजुएशन में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वहां पे टीचर आपको सेम प्रिंसिपल एलसीएम रूल के नाम से पढ़ाएंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वी राइट सीपी और एमपी विच एवर इज लोअर, इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी राइट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको दो वैल्यूज क्लोजिंग स्टॉक की नजर आए तो ये मत रटिएगा आई विल राइट सीपी आई विल राइट एमपी। नो, दोनों में से जो कम होगा वो लिखना है। समझ में आ गया? क्विकली पुट इट।
समझ में आ गया बच्चों? दो वैल्यूज होंगी तो आपको कौन सी लिखनी है? दोनों में से जो लेस होगी। गॉट इट क्लियर? तो एलसीएम रूल बोले या सीपी और एमपी विच एवर इज लोअर बोले, बात एक ही है। कोई डाउट किसी को? चलिए बच्चों, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर देवान, जैसा कुछ आपको नजर आ रहा होगा, मिल गया पक्का? चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली। चलो एक झटपट से ड्रॉ कर लीजिए अपनी क्लास वर्क कॉपी में, व्हाट इज नेम्ड एज अ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी क्विकली चलो, एक ट्रेडिंग अकाउंट का खांचा सब लोग खींच लें। बाय मिस्टेक दिस वर्कबुक हैज बीन सप्लाइड, इसमें क्वेश्चंस पहले से सॉल्व थे, नो प्रॉब्लम। वेरी क्विकली ड्रॉ द फॉर्मेट। बाय द टाइम मैं कुछ सजावट कर लूं इसमें। चलिए, रेडी एवरीबडी? चलो यस सर। चलिए, सो व्हाट डू वी राइट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों? वेरी गुड। सो वील राइट टू ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू चलन 5700। Thereafter we write what on the debit side chalan? Purchase minus purchase return। क्या वैल्यू दी है बच्चों परचेज की? 158। and what is the value of purchase return? 900। the difference would be called as what chalan? 1,57,100। correct? Credit side, what people have been instructed to write first? Sales account minus sales return. What is the value of sales given to us? 2,62,000। Sales return how much children? 600। The value is 2,61,400। Got it? चलिए, and what do we write there after children? Closing stock। What's the value of closing stock? 8600। Do we have children any type of expense given in the question to us? No, not at all. तो credit total is sounding to be more। 261,400 में 8600 हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2,70,000। वेरी गुड। Similar total we'll draw on the debit side as well। So किस साइड पे आपको शॉर्टेज महसूस हो रही है बच्चों? डेबिट साइड। The total is 157,100 plus 5,700 is 162,800 and credit total is 270। Which side do you feel like is short children? Debit side। So shortage on the debit side is called as what? Gross profit transferred to profit and loss account। It's 107,200। सपोज समझ में आ गया बच्चों? पक्का? Draw a single line above the total, below the total it's your choice। You want to draw double, आप डबल ड्रॉ कर लीजिए। You want to draw single, आप सिंगल ड्रॉ कर लीजिए। बिकॉज जब आप ट्रेडिंग पीएल कंबाइंड बनाएंगे तो यहाँ पे सिंगल लाइन ही हो जाएगी इंस्टेड ऑफ डबल लाइन, बिकॉज देयर इट वोंट बी काउंटेड एज द एंड ऑफ द लेजर। समझ गए? झटपट कंप्लीट कर लीजिए, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए, अंडरस्टूड कैसे बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट?
चलिए बच्चों, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन चिल्ड्रन। आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, एक मिल गया सबको, एवरीबडी। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी चीजें ज्यादा हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें जाएंगी। ओपनिंग स्टॉक विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट चिल्ड्रन, वेरी गुड। परचेज जाएगा, वेरी गुड। सेल्स विल गो, व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड चिल्ड्रन, परचेज रिटर्न। एंड व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड, वेरी गुड। wages will go in trading account children, carriage inward will go, closing stock will go, par coal and gas, carriage outward जाएगा बच्चों, carriage outward हमने गुड्स बेचे और मनी स्पेंड किया, इज इट अ बाइंग एक्सपेंस, carriage outward won't go। रेंट जाएगा बच्चों, ये तो भाई गोडाउन का दिया है और हम वो एक्सपेंसेस लिखते हैं जो चौखट तक, थ्रेशोल्ड तक गुड्स आने पे लगे, ये तो अंदर का खर्चा है। व्हाट इट क्लियर, क्या ये जाएगा, नॉट एट ऑल। सैलरी अपने ऑफिस के वर्कर्स को दिया, इनका बाइंग से कोई लेना देना नहीं है, मजदूरों का है जो गुड्स गोडाउन के अंदर रखवाते हैं ट्रक से ऑफलोड करके, तो वी पे वेजेस टू देम, दैट विल गो, बट सैलरी नहीं जाएगा। बना लेंगे आप ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए, इतने क्वेश्चन साथ साथ किए हैं, अब कभी खुशी कभी गम, स्टार्ट फास्ट वेरी क्विकली। फिर इसी क्वेश्चन से मैं आपको सिखाऊंगा व्हाई डू वी क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट। क्विकली डू इट। सो लेट्स चेक। सबसे पहले आपने लिखा होगा चिल्ड्रन टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न 95,000 and sales less sales return 140 on the credit side and closing stock 14,000 on the credit side. Then children, wages 7,500, carriage inward 2,500 and par coal and gas 1,000, correct? तो क्रेडिट टोटल आपका आएगा 154। डेबिट साइड शॉर्ट होगा चिल्ड्रन 25,500, सॉरी 35,500 से, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, करेक्ट? अब समझने लायक बात यह है कि सर क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं, बिकॉज टेकन फॉर ग्रांटेड ऑल दीज रिप्रेजेंट व्हाट चिल्ड्रन, एक्सपेंस। तो भाई लॉजिक भी है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो भाई चलिए आगे आइए। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट इज कॉल्ड एज इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स इज द लॉजिक एज पर नॉमिनल अकाउंट। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर, क्या क्लोजिंग स्टॉक इनकम है बच्चों, क्या क्लोजिंग स्टॉक इनकम है, नो। तो जब ये इनकम ही नहीं है, शुड इट अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल भी नहीं, बट लिखा तो है यहाँ पे। लेट्स सी क्यों लिखा है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप भी लिखेंगे, मैं भी लिख रहा हूं। इफ आई आस्क एवरीबडी ओपनिंग स्टॉक इन द क्वेश्चन इज हाउ मच, आपका प्रश्न होगा सर क्या पूछ रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू पूछ रहा हूं, इट इज 12,500 प्लस परचेज की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 लाख। परचेज रिटर्न कितना है चिल्ड्रन, 5,000। वेजेस 7,500, कैरेज इनवर्ड 2,500, पार कोल एंड गैस 1,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 14,000। मैं कुछ कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं, ये कैलकुलेशन बच्चों आपके लिए नया नहीं है, आपने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा कैसा कैलकुलेशन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कहने का मतलब आपके पास कितने रुपए के गुड्स बेचने के लिए अवेलेबल थे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक चिल्ड्रन, 12,500। यू कैन सेल दिस और यू कांट सेल दिस, वी कैन। परचेज कितना है चिल्ड्रन, हाउ मच, 1 lakh, वेरी गुड। वी कैन सेल दीज गुड्स और वी कांट सेल दीज गुड्स, आंसर वी कैन, वेरी गुड। परचेज रिटर्न कितना है चिल्ड्रन, 5,000। दीज आर द गुड्स विच यू हैव रिटर्न चिल्ड्रन, जब आपने वापस कर दिए क्या आप इन्हें बेच पाएंगे, एब्सोल्युटली नॉट। इज दैट अंडरस्टूड? प्लस आपने वेजेस खर्च किया, प्लस आपने कैरेज खर्च किया, प्लस आपने पार कोल एंड गैस खर्च किया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस चिल्ड्रन, 7,500। What is the amount of carriage, 2,500, and what is the amount of par coal and gas, 1,000। These are the goods जो आपके पास थे
और उनकी कॉस्ट जिन्हें आप बेच सकते हैं। करेक्ट चिल्ड्रन? सबको ऐड करके बताइए वैल्यू क्या आएगी बच्चों। 1 लाख प्लस 12,500 प्लस 7,500 प्लस 2,500 प्लस 1,000 माइनस 5,000, व्हाट वुड बी द वैल्यू चिल्ड्रन? सिंपल मैथ्स है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 1,80,500। 1,80,000। 1,18,000 सर, 18। 18,000। चलिए बच्चों, वेरी गुड। एक बार मैं भी काउंट कर लूं जरा। 1,12,500 ही हो गया, माइनस 5 इज 1,07,500 प्लस 7,500 1,15,000 प्लस 3,500 1,18,500। अब आपका प्रश्न होगा सर व्हाई डिडंट यू सबट्रैक्ट क्लोजिंग स्टॉक? भाई क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो बच गया, जो आपने नहीं बेचा होगा। गुड्स आपके पास कितने थे बेचने के लिए, मैं अभी उसकी बात कर रहा हूं। सिमिलरली एक और कैलकुलेशन आपने पढ़ा हुआ है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अर्थात आप इसको शॉर्ट में क्या बोला करते थे चिल्ड्रन? COGS। COGS का फॉर्मूला क्या होता है? डिट्टो सेम फॉर्मूला होगा चिल्ड्रन। द ओनली न्यू थिंग वुड बी दैट वील बी सबट्रैक्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। सो कितना था बच्चों हमारा क्लोजिंग स्टॉक? 14,000। व्हाट वुड बी द वैल्यू कमिंग चिल्ड्रन? इट्स 1,04,500। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो आपने इन ऑल जो गुड्स बेचे, इनकी कॉस्ट क्या है बच्चों? 1,04,500। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है इट इज द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स which have been sold. करेक्ट चिल्ड्रन? करेक्ट? इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई डाउट चिल्ड्रन? यहां तक बच्चों किसी को कोई डाउट? तो आपकी कॉस्ट कितनी थी उन गुड्स की चिल्ड्रन जो आपने बेच दिए? 1,04,500 एंड these were sold for rupees how much children? आपने इन गुड्स को कितने रुपए में बेचा? 140। सिंपल मैथ अप्लाई करिए। 1,04,500 के सामान को अगर आपने सो कॉल्ड 1,40,000 रुपए में बेच दिया तो आपको बच्चों प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सिंपल एज दैट। कितना प्रॉफिट होगा चिल्ड्रन? what will be the amount of profit if goods costing rupees 1,04,500 were sold for rupees 1,40,000 children? 35,500। Very good. The profit amount is 35,500. दिमाग की बत्ती जलाइए मिनटॉस खाए बगैर। अगर 1,40,000 की सेल है और आपके पास 1,04,500 की कॉस्ट ही नहीं है, क्या आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे बच्चों? नो। तो ये जो पूरा बॉक्स एट द टॉप आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये आपकी मैथ्स है। इसी मैथ्स को अकाउंटिंग में आपने कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये बात सबको समझ में आ गई? इफ वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, विल वी बी एबल टू गेट प्रॉफिट चिल्ड्रन? नो। अगर सही प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए सही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपका कॉस्ट है 1,04,500 एंड रेवेन्यू दैट इज सेल इज 1,40,000। दोनों को मैच कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 35,500। तो सर इसमें क्लोजिंग स्टॉक की कहानी कहां से आ गई? क्लोजिंग स्टॉक की कहानी इसमें बच्चों ऐसे आ गई, अगर इस 14,000 को आप क्रेडिट साइड में नहीं लिखेंगे तो डेबिट साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें नजर आएंगी। ये सुनो इनको ऐड कर लेते हैं। 12,500 प्लस 1 लाख माइनस 5,000 प्लस 7,500 प्लस 2,500 प्लस 1,000, क्या वैल्यू आएगी बच्चों? 118,500। नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है बिकने के लिए। तो 1,18,000 का सामान, 1,18,500 का सामान था, हमने बेचा नहीं। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को यहां पे क्रेडिट करेंगे तो दिस साइड दैट इज द डेबिट,
minus this side will give you what children? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था, अकाउंटिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपने सो कॉल्ड डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी लिखा, एड दीज, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखा, इट इज ऑन द ऑपोजिट साइड चिल्ड्रन, ये आपस में कटपिट गया। सो 12,500 प्लस 95,000, सॉरी थोड़ा ज्यादा ड्रॉ कर दिया, नाउ इट इज ओके। I repeat children, 12,500 plus 95,000 plus 7,500 plus 2,500 plus 1,000 minus on the opposite side 14,000, क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 1,04,500। सेल वैल्यू इज व्हाट चिल्ड्रन? 140। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 35। अगर आप इस क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे क्रेडिट नहीं करेंगे, क्या ये डेबिट टोटल इससे सेट ऑफ होगा? नो। जब ये डेबिट टोटल इससे रिड्यूस ही नहीं होगा, will you be getting the cost of goods sold children? No. Until unless आपके पास cost of goods sold आए, आप उसे क्या सेल से कंपेयर करके प्रॉफिट निकाल पाएंगे? Not at all. तो लॉजिक is putting these items on the debit minus this on the credit. ये जितना ब्लैक रेक्टेंगल और स्क्वायर मैंने बनाया, ये आपको क्या बता रहा है बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Thereafter जब आप इसे कंपेयर करते हैं 140 के साथ, you get the answer which is known as a gross profit। तो बात समझ में आई? Why do we create closing stock? अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे आप, तो आपका जीपी कभी भी सही नहीं आएगा। ये वजह नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिखने की। वजह ये है, इफ यू डू नॉट राइट क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट साइड, you won't be able to compare it with the debit items and find out your COGS. If COGS is not available, we won't be able to compare it with sales for the purpose of finding profit. तो 90% बच्चा तो यही रट लेता है कि क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि जीपी ठीक आ जाए। अरे नहीं भाई, ये तो इनडायरेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो पहले COGS आएगा, फिर COGS सेल के साथ कंपेयर होगा तो जीपी आएगा। गॉट इट? अगर आपसे पूछा जाए आप खाना क्यों खाते हैं? मम्मी ने बनाया था इसलिए खा लिया। अरे ये वजह थोड़ा है मम्मी ने बनाया था इसलिए खा लिया। आपको भूख लगी है इसलिए मम्मी ने बनाया, इसलिए आपने खाया। समझ में आ गया? तो हंगर वाज द रीजन, कुकिंग वाज नॉट द रीजन। कुकिंग तो कॉज है उसका, कुकिंग तो कॉज है। तो रीजन इज COGS चाहिए, कॉज इज जब तक क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में नहीं होगा, डेबिट साइड में इन आइटम्स को लिखकर कंपेयर किए बगैर COGS नहीं निकलने वाला, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे लिखते हैं। और कुछ बच्चे तो ये भी बोलते हैं, सर ओपनिंग डेबिट है तो क्लोजिंग क्रेडिट कर दिया। गधा कौन है जो घोड़ा नहीं, घोड़ा कौन है जो गधा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है कि ओपनिंग डेबिट है तो क्लोजिंग क्रेडिट हो जाएगा। मेनी अ टाइम्स आप ऐसा भी ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे जिसमें क्लोजिंग स्टॉक आएगा ही नहीं। सर फिर आंसर कैसे निकलेगा? निकलेगा, परेशान मत होइए। फिर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली COGS और सेल ही बस मिलेगा। समझ में आ गया? सेल मतलब नेट सेल एज सच। तो रीजन इज क्लियर। Why do we write closing stock? Never answer, because opening stock is on the debit, so closing stock is on the credit. 0 marks. Why do we write closing stock in trading account? So as to know correct gross profit. एक नंबर में से 0.5 मिलेगा, या हो सकता है 0 भी मिल जाएगा, टीचर खुश हो जाए तो। Why do we write closing stock? So as to determine the correct value of COGS, comparing it with sales resulting into gross profit. समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए झटपट इस रीजन को लिख लें बच्चों। तो फिर से दो बातें सुन लीजिए। व्हाई डू वी क्रिएट क्लोजिंग स्टॉक? पहला गलत आंसर, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक इज डेबिटेड। दूसरा गलत आंसर, सो एज टू गेट ग्रॉस प्रॉफिट। द ओनली करेक्ट आंसर इज crediting closing stock reveals the correct value of cost of goods sold. Comparing it with sale value, we'll get profit or loss. समझ गए? Should I continue further? चलिए बच्चों, तो ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये हमारे अगले लेक्चर का कोट है। थोड़ा सा होमवर्क नोट कर लें सब लोग। मतलब ये मैं झूठ बोल रहा हूँ थोड़ा सा, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं है। चलिए, आपके पास ESG अंकल का सेट होगा। चलो, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 1 नजर आएगा, विच सेज प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बच्चों मिल गया? क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करिए, 2 मार्क करिए, 3 मार्क करिए।
क्वेश्चन में क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं, आपको बस ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करना है सब में। मेनी क्वेश्चन विल टेल यू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट, आप ट्रेडिंग अकाउंट ही बना के सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। समझ में क्या? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मिल गया सबको, एवरीबडी? चलिए देयर आफ्टर चिल्ड्रन आगे चलते हैं। द नेक्स्ट सेट वी हैव इज SC शर्मा। आपको नजर आएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 1A, देन चिल्ड्रन आपको नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 1B। मिल गया? 1A 1B, गॉट इट? और आगे प्रोसीड अप करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 अगले पेज पे नजर आ जाएगा बच्चों, विजिबल? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे आप। मिल गया सबको बच्चों? देन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सब में ट्रेडिंग ही बनाना है और कुछ नहीं करना आपको। ओके, 1A 1B 2 एंड 3 इसी सीक्वेंस में और आगे चलेंगे बच्चों आप, तो आपको DKG सेट नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज विजिबल टू ऑल, वेयर क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹6 लाख, और आगे टर्न करेंगे तो आपको मिलेगा। मिल गया क्वेश्चन नंबर 1 DKG वाले सेट में? बस टर्न करते जाइए, वीर तुम बड़े चलो, आगे पहाड़ हो या धूमधड़ाम हो। मिल गया? चलिए देयर आफ्टर चिल्ड्रन आपके पास अगला सेट होगा, दैट इज संदीप गर्ग साहब का। इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे इसी तरह के, और आगे टर्न करेंगे तो 4-5 पेज तो आपको सीक्वेंस में जेरोक्स में मिल जाएगा। अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स लिखा हुआ है हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर चिल्ड्रन, मिल गया? मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मार्क कर लीजिए बच्चों, 4 मार्क कर लीजिए, ओनली दिस मच। हाँ उसमें से एक ही है, संदीप गर्ग से पहले 4 क्वेश्चंस मार्क्ड एवरीबॉडी? पक्का? सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट है फाइनल अकाउंट में, सबसे इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। ट्रेडिंग एक बार समझ में आ गया, PL बैलेंस शीट सब हलवा है, टोटल हलवा। इट इज ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, और उसमें भी 4 बातें तो एकदम एम्बेडेड कर लीजिए दिमाग में। ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस परचेज रिटर्न ऑन द डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक बाद में आएगा, पहले सेल्स लेस सेल्स रिटर्न ऑन द क्रेडिट, फॉलोड बाय डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ गया? तो अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ कैलकुलेशन सिखाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, बट वो समझ में तब आएंगी जब आपने ये असाइनमेंट किया होगा। गॉट इट क्लियर? चलिए कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क, एल्स दैट्स ऑल फॉर टुडे।